इसमें गवर्नमेंट का ही दोष है। गवर्नमेंट अगर सही तरीके से सारे सिस्टम में सर्विस को उपलब्ध करा दे, जैसे कि आप डेवलप नेशन में जाइएगा, विकसित देश में तो इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होता इस तरह का समस्या? क्योंकि वहां पर सारा चीज सिस्टम से फिक्स है, एकदम सिस्टम के अकॉर्डिंग सारा चीज हो रहा है, और हर चीज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम लोग के पास अवेलेबिलिटी कम है, उपलब्धता कम है। अब डॉक्टर्स के पास, ये तो डॉक्टर्स कम है, तो एक ही डॉक्टर के पास पूरा भीड़ लगा हुआ है ना। आप कहीं पे कोई भी काम करने जाइए तो चूंकि जनसंख्या हमारे पास विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, प्रेजेंट टाइम में इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे पास, और सर्विस सबसे कम हमारे पास। हमारे यहाँ चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, कारण कि जनसंख्या और पुलिस का घनत्व तो बहुत ज्यादा मतलब गैप है। पुलिस कम है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो पुलिस को कहां कहां खड़ा कराइएगा, दिक्कत है। तो सिस्टम को अगर उस तरीके से डेवलप सरकार नहीं करेगी तो तमाम तरह की समस्या जो है हम लोगों को झेलना पड़ ही सकता है, और हम लोग भी उसके पार्ट बन जाते हैं जाने अनजाने में। चलिए, लाइव हो गया बाबू? थोड़ा पानी रख दो, बढ़िया पानी रखो। तो ये जगह बोतलवे देख के लग रहा है पुराना है, अभी दूसरा ला दो। चलिए, तो क्या देख रहे थे जी हम लोग? निर्वाचन देख लिए थे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है देख लिए थे हम लोग। आर्टिकल 54 में हमने बताया था आपको, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यही ना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देख लिए थे हम लोग। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें है कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल करेगा। प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द एन इलेक्टोरल कॉलेज, एक निर्वाचक मंडल होगा जिस निर्वाचक मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? तो संसद के निर्वाचित सदस्य, है ना, संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली तक वो है केंद्र शासित प्रदेश, वो केंद्र शासित प्रदेश। ये भी लिखवाए हुए हैं आपको, थर्ड पॉइंट लिखवाए हुए हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य, है ना। तो दिल्ली और पुडुचेरी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर विधानसभा का चुनाव होता है। जैसे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल साहब, पुडुचेरी मुख्यमंत्री कौन है जी अभी? केजरीवाल तो अपने जनाते रहता है कि हम हैं, इसलिए उसका नाम सब लोग जानता है ना। पुडुचेरी वाला नाम वो नहीं जनाता, बोल भी नहीं करता है बेचारा कुछ। तो भी है, एनसीआर है, नेशनल कैपिटल है ना, तो सब लोग जानता है। अब पुडुचेरी वाला बेचारा शांत रहता है, वो ज्यादा बोलता नहीं है, वो गूगल पर मिलेगा, वो ऐसा नहीं मिलेगा आपको, मतलब उनका स्टेटमेंट ज्यादा नहीं आता है। लेकिन देखिए, जहां मुख्यमंत्री होगा इसका मतलब कि विधायक होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को विधायक ही चुनते हैं, ठीक है। तो इसलिए दिल्ली में भी विधायक है, अब पुडुचेरी में विधायक है। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी बना है, तो सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भी क्या होगा, तो विधायक होंगे, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ है। तो चूंकि अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए वहां पर अभी वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर वहां चुनाव हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम में अमेंडमेंट होगा, और अमेंडमेंट करके कश्मीर को जोड़ा जाएगा, तब वहां के विधायक भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तत्काल आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी
दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इन 3 जगहों के लोग जो है, ये 3 लोग यानी कि संसद के निर्वाचित। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है इसमें कि निर्वाचित शब्द रखा हुआ है सब में, इलेक्टेड मतलब राष्ट्रपति का चुनाव वही करेगा जिसका चुनाव जनता ने किया है। मनोनीत लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। हाँ, निर्वाचित मतलब देखिए, निर्वाचन 2 ही तरह का होता है, हो सकता है एक जनता चुन दे या फिर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुन दे। जैसे कि राष्ट्रपति का भी चुनाव हो रहा है ना, लेकिन राष्ट्रपति को हम लोग नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा चुनी गई जनता, चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि हम लोग सभा सांसद को चुन लेते हैं, विधायकों को चुन लेते हैं, तो ये लोग राष्ट्रपति को चुनता है। तो निर्वाचन में चुनाव अनिवार्य होता है। अब चुनाव चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, मनोनीत लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ये नोट करके लाइन लिख लेंगे कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। Nominated members do not participate in presidential election. हाँ, केवल विधायक। जैसे कि अब जैसे बिहार देखिए, तो बिहार में 2 सदन है ना जी, विधानसभा है, आप विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद के लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, है ना। तो मनोनीत सदस्य तो भाग नहीं लेते हैं। एक लाइन और लिख लेंगे कि राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भी, राज्यों के विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तभी आप देखिएगा कि विधान परिषद वर्तमान भारत में केवल 6 राज्यों में ही है। ओनली हैव 6 स्टेट्स हैव स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, अपने बिहार में है और यूपी में है। ठीक है, तो 2 ये अपने अगल बगल, एक तो हम खुद हो गए और एक यूपी हो गया। बाकी 4 राज्य दक्षिण भारत के हैं, ऐसे ट्रिक से याद रखना है। 2 को अपने, एक बिहार, एक यूपी और 4 को दक्षिण भारत का। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, हाँ, सब चारों एक ही साथ, 2 एक साइड में 2 एक साइड में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ याद रखना है, महाराष्ट्र कर्नाटक एक साथ, और यूपी बिहार एक साथ। ठीक है, तो बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, यह पूछा जा सकता है आपसे कभी भी कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो यही 6 राज्यों में विधान परिषद है। प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है। क्या पढ़ाएंगे आगे, जब आपको पढ़ाएंगे विधान परिषद की संरचना, जब वो आर्टिकल 169 में पढ़ना है आपको, और अभी आप 54-55 पे हैं। ठीक है, छूट गया तो या तो आप किसी से नोटबुक ले लीजिए, नहीं तो बाकी ये प्रबंधन के लोग बताएंगे, मैनेजमेंट के लोग, कि कैसे वो होगा, है ना। इसके बारे में कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि बैकअप क्लास का कोई सुविधा फिलहाल नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डेड अगर क्लास होगा तो रिकॉर्डेड वीडियो ले सकते हैं, रिकॉर्डेड तो है ही शायद, तो रिकॉर्डेड आप ले लीजिएगा। तो बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लोकसभा और विधानसभा के सदस्य ही लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? अब आइए आर्टिकल 55। क्या 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकियों में नहीं है।
अर्थ के अनर्थ नहीं समझना है तो मामला गड़बड़ा जी, तो है ना। ओके, पत्नी का खूब जोर तबीयत खराब हो गया जी, तो गया बाबा के पास, बाबा कोनो इलाज बताइए, तो बाबा को मंत्र लिख के दे दिए। अब बोले जाओ इसको पढ़ना, ठीक हो जाएगी। 6 दिन पढ़ा, 7वां दिन पत्नी साफ, बेचारी क्यों मामले खत्म हो गया। अब सोचा कि बाबा धोखाबाज आदमी है भाई, कहा था कि ठीक हो जाएगी, ऐसा मंत्र दिया कि मामले खत्म हो गया। गया रोते गाते बाबा के पास, कौन मंत्र दे दिए भाई, गलत सलत मंत्र पढ़ा दिए। बाबा बोले क्या, तुम्हारा शुद्ध सिद्ध मंत्र है, इसमें कैसे गड़बड़ी हो गया। तो बोले अच्छा बताओ तुम कौन सा मंत्र जपता था। बोला वही जो आप बताए थे वही जपते थे। बोला अच्छा ठीक है बताओ, दिखाओ तो क्या जपता था। तो बाबा उसको बोले थे कि मंत्र लिख लो, भार्या रक्षतु भैरवी, है ना, भार्या रक्षतु भैरवी, यानी कि भैरवी भार्या की रक्षा करे। संस्कृत में पत्नी को भार्या बोलते हैं, तो भार्या रक्षतु भैरवी मतलब हे भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करो, ये वाला बात था। वो लिखने वाले ने लिख लिया भार्या भक्षतु भैरवी। अब रोज जप करता था कि हे भैरवी मेरी भार्या का भक्षण कर लो, भक्षण हो गया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए लिखते वक्त कोई चीज समझने वक्त एकदम ध्यान कंट्रोल रखना है, नहीं तो मालूम चला कि हम ठीक है समझे, आप गलती कुछ लिख लिए, वो मामला गड़बड़ा जाएगा। ऐसे क्लासे का बात है, अभी तो कम है, बहुत सब बच्चा सब था एक जगह पे, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, है ना। बोले कि भाई लिखो लोधी वंश का संस्थापक, हु इज द फादर ऑफ लोधी डायनेस्टी। हम यहां से बोले कि बहलोल लोधी, लिख लो भाई, बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी को माना जाता है। अगवा तो सब लिख लिया बहलोल लोधी, अब पिछवा सब लिख लिया बकलोल लोधी। वो सब सोचा कि हम बकलोल लोधी बोले, वो अपना लिख लिया बकलोल लोधी। तब तक सौभाग्य से कहिए चाहे दुर्भाग्य से उसी दिन टेस्ट हो गया क्लास में, क्वेश्चन पूछ दिया कि हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। तो अगवा वाला तो सब बना लिया बहलोल लोधी, अब पीछे वाला सब खोज रहा है कि वेयर इज बकलोल, बकलोल कहाँ है ऑप्शन में, तो बकलोल कहीं ये नहीं था, है ना। तो पहुंच गया सब मेरे पास, पगला लिखा कौन है तुम, तो सब लिख लेता अपना अपना नोटबुक में बकलोल लोधी। तो बोले भाई पहले तो माइक ठीक करवाइए पीछे कि सही वॉइस पीछे पहुंचे, तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। खैर, भारत में वर्तमान में 6 ही राज्यों के पास विधान परिषद है, ये ध्यान रखेंगे, और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य, तो संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों, दो सदन है, तो लोकसभा के भी सांसद और राज्यसभा के भी सांसद, ठीक है। और विधानसभाओं के निर्वाचित, 28 राज्य जो वर्तमान में बिहार में है, इन 28 राज्यों में जो विधायक हैं वो सब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक ये वोट डालते हैं, ठीक है। यही लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं और कोई वोट नहीं डालते हैं। तो इन्हीं निर्वाचक मंडल के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्लियर है? चलिए आइए आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे हमारे देश में, पद्धति, सिस्टम। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है जी? सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, लिखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका अप्रत्यक्ष विधि से, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका अप्रत्यक्ष विधि से, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष विधि से, अप्रत्यक्ष विधि से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा
एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, हो गया। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम लोग जिसको सीधे चुनते हैं, जिसमें वोट डालते हैं, उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और जिसमें हम लोग वोट नहीं डालते हैं, बल्कि हम लोग जिसको वोट डाल के जिता दिए वो वोट डालता है, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज है कि ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से ऐसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो मतलब समझ रहे हैं कि कैसे होता है? नहीं समझ में आया? बिल्कुल, ये बढ़िया बढ़िया लोग को नहीं समझ में आता जल्दी, है ना। सबसे खतरनाक चीज है पूरे पॉलिटी का, सबसे जो बड़ी ये चीज है वो है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हमारा विधायक सांसद ये लोग वोटवा डाल के आता है ना, एक सबसे पूछेगा कि तू बताओ तो हमारा कैसे वोट होता है, वो नहीं बता पाएगा। लोगों को ट्रेनिंग होता है पहले 3 दिन कि ऐसे ऐसे वोट डालना है, तब वो कितना बकलोल सजा के वोटवा खराब कर देता है। पता नहीं चलता है वोट कैसे डालना है राष्ट्रपति के चुनाव में, कैलकुलेशन कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है। राष्ट्रपति का चुनाव आज भी बैलेट पेपर पर होता है, ईवीएम मशीन पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर पर होता है। ठीक है, जो पहले हम लोग यहाँ गांव में होता था, आप लोग दिए होंगे बैलेट पेपर पर वोट, है ना। हाँ, मुहर मार के, हाँ मुहर मार के आप मोर करके उसको बक्सा में डाल दे, वैसे ही होता है अभी भी राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, लेकिन खैर वो तो आसान चीज है। मेन मामला है एकल संक्रमणीय, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है? एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो देखिए पहले एकल संक्रमणीय को समझिए। संक्रमणीय, संक्रमणीय समझ रहे कहते हैं कि संक्रामक रोग किसी को हो गया, जैसे कोरोना। कोरोना क्या है जी? संक्रामक बीमारी था ना, एगो छींक दिया और दूसरा बाकी जितना लोग उसके छींक के पास था वो सबको क्या हो गया? संक्रमण हो गया। अब एक आदमी को कोरोना, साथ साथ सबको कोरोना, ये होता था ना। मतलब एक आदमी को हो और वही दूसरा को भी हो जाए, उसी को कहते हैं संक्रमण। तो यह एकल संक्रमण। तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि एक आदमी वाला वोटवा अपने आप दूसरा के खाता में चल जाता है, इसी को कहते हैं संक्रमण। अपने से चल जाएगा दूसरा के खाता में। ये कैसे होगा तो समझिए। आएगा और चीज है इसमें, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसका क्या मतलब है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि प्रेफरेंस में सबको वोट देना है। प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस समझ रहे हैं? एक अनुपात में। जैसे कि मान लीजिए कि 5 आदमी आपके घर में आया है, अब 5 को भोजन कराना है। अब भोजन का लिमिटेशन आपके यहां कम है, उतने में खिला देना है सबको। तब क्या करिएगा? एक टारगेट करिएगा ना, कैसा करेंगे? 10% उसको खिला देंगे, 15% उसको खिला देंगे, 12% उसको खिला देंगे। चाहे आप प्रायोरिटी के हिसाब से देखिएगा कि अच्छा मामा हैं तो मामा तो आपस आदमी होता है जी, मामा तो माँ का भाई है ना, तो मामा बिना खिलाऊं जाएगा तो शिकायत नहीं करेगा, कैसे कि मामा है कि नहीं। तो मामा को कहेंगे मामा 25% में मामा को निपटा देते हैं, बताइए देंगे कि उतनी कम है वैसे, है ना। मौसा होंगे तो मौसा तो नहीं समझदार निकलेंगे, कैसे कि मौसा का भी मम्मी से संबंध है ना। मतलब कि भाई माँ के बहन का वो हस्बैंड है, तो भाई समझेगा ना परिवार का स्थिति। तो थोड़ा उसको भी कहेंगे भाई 35% तुम काम चला ले, है ना। फूफा है तो भाई फूफा पुरान हो गए हैं,
तो उनको भी समझा लेंगे कि भाई थोड़ा आप भी समझ लीजिए, तो 10-15% में उनको लोग काम चला लेंगे। लेकिन एक होगा जीजा, वो कम में नहीं मानेगा, है ना, वो नयका बहाली, उसको तो पूरा चाहिए हर चीज में, तो उसको खुश करना है ना, तो उसको क्या करेंगे, उसको पूरा देंगे। तो एक अनुपात में करके किसी तरीके से मामले को सुलटा लेंगे, है ना। वैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि मान लीजिए कि ए, बी और सी, 3 गो कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में जब कोई भी वोट देने जाता है, सांसद या विधायक, तो खड़े हुए सभी उम्मीदवार को वोट देता है, सबको वोट देना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं ईवीएम पर, जिसको पसंद उसको दबा के चलाते हैं, है ना, कि भाई हमको इसको जिताना है, उसको दबा दिया, जिता के आ गए, मतलब उसको वोट दे के आ गए, बाकी अब कैलकुलेशन होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जब व्यक्ति जो वोट देने जाता है, वो खड़े हुए सभी उम्मीदवारों को वोट करता है, सभी उम्मीदवारों को वोट करता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब वो सभी उम्मीदवारों को वोट करेगा, तो सबको 100% तो करेगा नहीं। वही हाल होगा कि कुछ मामा के लिए, कुछ फूफा के लिए, कुछ मौसा के लिए, आज जो बड़का हो गया वो जीजा के लिए, जीजा तो फेवरेट आदमी है भाई, उसको तो देना पड़ेगा, बरियार पुरहर देना पड़ेगा, तो खिसिया जाएगा वो। तो अब यहां क्या होता है, जैसे कि ए बी सी हो गया, 3 कैंडिडेट हो गया। अब मान लीजिए आप में से कोई एक व्यक्ति, आप गए चुनाव में वोट देने के लिए, आप सांसद है तभी जाइएगा वोट देने। आप में से कोई दिया राष्ट्रपति को वोट? जी नहीं दिया ना, कैसे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, सीधी सी बात है, बिल्कुल, इसलिए पूछ रहे थे, कोई ये ना करे हम दिए हैं, है ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट तो वही देगा जो सांसद है या विधायक, है ना, बाकी कोई नहीं दे सकता है। तो मान लीजिए कि कोई सांसद गया, डी नाम का कोई सांसद गया वोट देने, तो जो वोट देने जाएगा तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अब वो देखेगा कि इसमें से सबसे फेवरेट आदमी मेरा कौन सा है, जिसको हम चाहते हैं कि वो जीते चुनाव, है ना। तो देखेगा कि ए इसका सबसे फेवरेट आदमी है, तो ए को दे देगा फर्स्ट प्रेफरेंस, कि हम चाहते हैं कि ए बने, लेकिन बाकी लोग को भी वोट देना है। तब सोचेगा कि चलो एक अगर किसी कारण से नहीं बनता है तो बी बन जाए, तो बी को दे देगा अपना सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। आज सी बच गया तो सी को दे देगा थर्ड, के लो भाई कोई नहीं बनेगा तो तू बन। तो क्या करेगा, जब लेढ़े लगल है भाग में तो क्या होगा, है ना, तू ही बन जो, तो देखा उसको दे दिया थर्ड प्रेफरेंस। अब मान लीजिए कोई ई नाम का आदमी गया वोट देने, वो भी सांसद है, वो कहे कि हमारा फेवरेट आदमी सी है, हम सी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कि सी बने राष्ट्रपति, तो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे देगा सी को। फिर उसको लगेगा अच्छा सी नहीं बनेगा ना, तब हम ए को बनाएंगे, तो ए को दे देगा सेकंड प्रेफरेंस, आप बी को दे देगा थर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। फिर कोई गया वोट देने, उसको लगता है कि नहीं, एफ गया वोट देने, उसको लगता है कि नहीं हमारा ए ही ठीक आदमी है, ए है तो हम ए को देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, बी को दे देंगे थर्ड प्रेफरेंस और सी को दे देंगे सेकंड प्रेफरेंस। ऐसे वोट होता है। आपको जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना उसको फर्स्ट दे दीजिए, जिसको सेकंड देना उसको सेकंड दीजिए, जिसको थर्ड देना उसको थर्ड दीजिए। होता है ना प्रायोरिटीज में, प्रायोरिटीज में तो होता है ना, कि भाई आपको कितना देना है। तो इसी प्रकार से प्रायोरिटीज में वोट होता है राष्ट्रपति में, इसी को कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एक अनुपात में सबको सब लोग वोट देता है, ठीक है। और उसके बाद है एकल संक्रमणीय। अब इसमें क्या होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में एक फॉर्मूला काम करता है कि जब वोट हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा कि टोटल वैलिड वोट का 50% से ज्यादा वोट जिसको मिला होगा वही चुनाव जीतेगा, नहीं तो नहीं जीतेगा। जैसे मान लीजिए कि टोटल 100 गो वोट गिरा है, तो 50% से ज्यादा वोट कितना हो जाएगा, 51। तो 100 को अगर टोटल वोट गिरा है तो इसमें कम से कम 51 वोट जिस कैंडिडेट को मिला होगा वह चुनाव जीतेगा। नहीं तो अगर 4800 मिल गया और सबसे ज्यादा है तो भी वो जीतेगा नहीं, क्योंकि 50% से ज्यादा नहीं। तो ऐसे वोटिंग होता है। अब वोटिंग होने के बाद काउंटिंग जब होता है तो देखा जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किसको मिला है। तो अगर मान लीजिए कि टोटल 100 गो वोट मिला और उसमें से ए को 51 गो फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है, इसका मतलब 51 ए चुनाव जीत गया। लेकिन काउंटिंग हो गया और टोटल 100 गो वोट गिरा है और 51 गो वोट किसी को नहीं आया, ना ए को आया, ना बी को, ना सी को, किसी को नहीं आया। फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को नहीं मिला 51, क्योंकि तो चुनाव तो तब जीतना है।
तो जब उतना फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को भी नहीं मिला तो क्या होगा, तब होगा यही संक्रमण। तब वो संक्रमण होगा कि जिसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है उसका वाला कम फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ, जो आगे दो गो है उसमें जोड़ दिया जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तब देखा जाएगा कि अब वो 50+ से ज्यादा गया कि नहीं गया। अगर चल गया तो ठीक है, और अगर नहीं गया तो चुनाव कैंसिल हो जाएगा, सब कैंडिडेट का चुनाव कैंसिल, अब फिर से चुनाव अनाउंस होगा, इन लोग को उस समय टिकट नहीं दिया जाएगा, फिर दूसरा कैंडिडेट बनेगा, फिर वोटिंग होगा। क्या थर्ड वाला? हाँ हाँ, सबसे कम आया तो, हाँ तो जिसका सबसे कम है वो तो रेस से बाहर है, ऐसे ही तो उसका वाला प्रेफरेंस वाले करके ऊपर के जो दो आगे चल रहे हैं उनमें जोड़ दिया जाएगा, और तब देखा जाएगा कि उन लोग में से कोई 50% से ज्यादा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर पहुंच गया तो चुनाव जीत जाएगा, और नहीं पहुंचा तो नहीं। तो यही जो दूसरा का खाता का वोट दूसरा के खाता में चला गया, इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय। एक एक अनुपात में सब लोग सबको वोट कर रहा है, इसी को कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। बताइए समझ में? तो ऐसे ही होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। क्लियर है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ऐसे ही होते हैं। अभी तक के भारत के इतिहास में जितने राष्ट्रपति बने हैं उसमें से एक्सेप्ट एक आदमी को छोड़ करके बाकी सब लोग फर्स्ट प्रेफरेंस पहले ही बार में चुनाव जीत गया है। लेकिन बीबी गिरी आज तक के इतिहास में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं, 1969 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे वो, जो द्वितीय वरीयता क्रम के चुनाव से वोट जीते थे, मतलब चुनाव जीते थे। ठीक है, उसमें भी इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय जो सरकार थी उसने कुछ गड़बड़ी कर दी थी, कुछ झोल किया था, इसके वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है, बात आया समझ में? कैसे बनते हैं राष्ट्रपति? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, हाँ जी, क्या 2 को 51 कैसे आएगा? टोटल 100 वोट है, उसमें से 50+ से ज्यादा लाना है। नहीं, 100 का कैसे? तो हम करें कि आपको टोटल वोट का, मान लीजिए 50 को वोट पड़ा तो टोटल 50 को पड़ा तो 26 को जिसको आएगा वो जीत गए चुनाव। बराबर आएगा तो कैंसिल, बराबर आ गया तो फिर जिसका सबसे कम उसका वाला ऐड करके देखा जाएगा ना। सिक्का नहीं, ये क्रिकेट का मैच नहीं है ना, हेड टेल नहीं होगा यहाँ। ठीक है, यहां हेड टेल नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आइए, आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल ठीक है, चलिए सभी लोगों को समझ में आया ना जी? राष्ट्रपति का चुनाव ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन में तो हम फेस देख के समझ जाते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया, ऑनलाइन वाला सबका फेस वाला नहीं ना समझ में आता है ना, ये दिक्कत। ऑनलाइन वाला सबका मजा है, कोनो सूत के देख रहा होगा, कोनो बैठ के देख रहा होगा, कोनो खा के देख रहा होगा। कहा जी ऑनलाइन वाला सब, कोरोना में तो खूब पढ़ाई होता था जी, हाँ? सूत रहा, भूजा खा रहा, पढ़ रहा है ना, ऐसे बिल्कुल। पढ़ाई का माध्यम तो मेरा भी ऐसा माना कि ऑफलाइन ज्यादा अच्छा माध्यम है कि नहीं? हाँ हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था है, बिल्कुल एक वैकल्पिक व्यवस्था है कि जब कोई साधन नहीं है, बहुत मजबूरी है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। समझ में आया ना जी ऑनलाइन वालों सब? खुशबू परवीन, प्रीति कुमारी, शिवानी कुमारी, आशा रानी, ब्यूटी सिंह, खाली महिला सब है जी, लड़कियां लोग है, लड़का सब कहां भागल? आए क्या जी? लड़की हाँ, शशि का तो है कमेंट, शशि। अब वो शशि नाम बहुत बार लड़कियों लोग का होता है जी, है ना? देखो देखो लड़की महिला लोगों को मैसेज तो शशि, हम लोग यार ये लड़का है कि लड़की, कंफ्यूजन है, हो गया है ना, फिर मालूम चला कि लड़की है ना। चलिए हाँ, समझ में आया सर मंजू जा। चलिए ठीक है, आइए आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति का कार्यकाल लिखिएगा सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः क्या फिक्स है 5 वर्ष, जिस दिन से शपथ लेगा उस दिन से 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। ठीक है, 5 वर्ष, ओके। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो सामान्यतः कितना दिन का है? 5 वर्ष का है, 5 ईयर का, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। अब देखिए, अब कभी कभी पूछ लेता है किस दिन से, तो जिस दिन से शपथ होता है, राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल है, ठीक है। हालांकि यदि अगर वो बीच में चाहे, उनका मन उब गया कि नहीं अब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, तो इस्तीफा दे सकते हैं, है ना। तो चाहे तो बीच में इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो 5 वर्ष का होगा, ठीक है। और ये अपना इस्तीफा, अपना रिजिग्नेशन जो है वो किसको देंगे? तो ये अपना रिजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं, ठीक है। अगर इनको लगता है तो, हालांकि ऐसा किसी को लगेगा नहीं, लगेगा जी। 300 से ज्यादा, 350 से ज्यादा कमरा वाला घर है, रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ इतना बेहतरीन मकान है, राष्ट्रपति भवन, कौन चाहेगा छोड़ना जी? कौन नहीं चाहता है छोड़ना उसको, है ना। लेकिन तो संविधान का नियम है कि 5 साल बाद आपको जाना है भाई, तो अब निकलना पड़ता है, और पार्टी दूसरे आदमी को चुनाव लड़ा देती है ना। तो इसलिए वैसा कोई अभी तक तो किसी भी राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है, अभी तक के भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने। कलाम साहब ने मूड बनाया था, कलाम साहब बहुत ही नेहात ईमानदार आदमी थे, है ना। कलाम साहब ने एक बार मूड बना लिया कि हम रिजाइन कर देंगे, लेकिन फिर उनको समझाया गया, और क्योंकि कुछ उनके राइट्स के बेजा इस्तेमाल कर लिए गए थे। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था, 2005 की बात है, और कलाम साहब की मर्जी उसमें नहीं ली गई थी बहुत अच्छे से, है ना। मतलब वो अभी विदेश यात्रा पे थे, तो कुछ ऐसा मैटर हुआ था जब उनको लगा कि ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ऐसा किया था। बाकी अभी तक के किसी राष्ट्रपति ने, इंक्लूडिंग कलाम जी ऑल्सो, किसी राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, 2 राष्ट्रपति से रहे हैं जिनका अपने पद पर देहांत हो गया है, बाकी कोई जो है सो इस्तीफा नहीं दिया है। तो सामान्यतः 5 वर्ष से उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा, रिजिग्नेशन दे सकते हैं। तो ऐसा संसद लिख लेंगे कि संसद महाभियोग के द्वारा हटा सकती है ना। पार्लियामेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द इंपीचमेंट। शशि कह रहे हैं हम लड़का हैं, चलिए ठीक है शशि, आप लड़का हैं, कोई बात नहीं, चलिए। बाकी सब लोग तो लड़की है, महिला ही है, चलिए। हाँ, देहांत हो जाएगा अचानक से तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे, ठीक है। लेकिन वो भी ज्यादा समय तक के लिए नहीं है, केवल 6 महीना तक के लिए, फिर नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है। चलिए, तो संसद इनको हटा सकती है जी, है ना। कैसे? तो महाभियोग के द्वारा। महाभियोग का एक अलग से आर्टिकल ही है, आर्टिकल 61, वहां पे पहुंचेंगे तो बताएंगे कि महाभियोग क्या होता है, ठीक है। लेकिन इतना यहां पर ध्यान रखिए कि यदि कोई राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान के खिलाफ जाके यदि कोई राष्ट्रपति काम करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में संसद के द्वारा महाभियोग लगा के उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक के भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। लेकिन महाभियोग की क्या प्रक्रिया होती है आगे बताएंगे आर्टिकल 61 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, बीच में चाहे तो इस्तीफा दे सकता है, संसद इसे हटा सकती है महाभियोग। यही बोले ना कि आगे बताएंगे 61 में, थोड़ा धैर्य रखना है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए, आर्टिकल 57। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57, राष्ट्रपति का पुनर्चुनाव। राष्ट्रपति का पुनर्चुनाव, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का पुनर्चुनाव,
राष्ट्रपति का पुनर्चुनाव, है ना, री इलेक्शन। ठीक है, पुनर्चुनाव बोले तो दोबारा चुनाव, है ना। यहां पर दोबारा तिबारा ही इसका मतलब है। राष्ट्रपति का पुनर्चुनाव का मतलब यह हुआ कि भारत में कोई व्यक्ति कितना भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। उसके लिए कोई टर्म फिक्स नहीं है कि एक बार बन गए, 2 बार बन गए, 3 बार बन गए तो अब नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा अमेरिका में है। अमेरिका में एक नियम है कि अमेरिका में कोई आदमी अगर 2 बार राष्ट्रपति बन गया तो अब चुनाव नहीं लड़ेगा। हमारे देश में ऐसा कोई नियम नहीं। हमारा देश का संविधान आर्टिकल 57 में कहता है राष्ट्रपति का पुनर्चुनाव। पुनर्चुनाव का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति दोबारा, तिबारा, 4 5 12 6 12 10 12 50 12 जब तक मरे नहीं तब तक वो चुनाव लड़ते रहे, चुनाव जीतते रहे और राष्ट्रपति बनते रहे, कोई उसको रुकेगा नहीं। बस चुनाव जीतना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। चुनाव जीतिएगा तो बनिएगा, नहीं तो नहीं बनिएगा। मतलब पाबंदी नहीं है हमारे यहाँ कि 2 बार बन गए, 3 बार बन गए तो अब नहीं बनेंगे, ऐसा हमारे यहाँ पाबंदी नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमारे यहाँ अभी तक राजेंद्र प्रसाद हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने, बाकी सब लोग 5-5 साल करके अपना छुट्टी ले लिया। छुट्टी ले लिया, सरकार कहती कि भाई अब जाइए, अब दूसरा आदमी को मौका देना है ना। तो इसलिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ये नियम है, तो इसलिए ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का पुनर्चुनाव आर्टिकल 57 का बस इतना ही मतलब है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए कितना भी बार चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, और अगर वो जीत गया तो राष्ट्रपति फिर बनेगा। उसमें किसी ये कोई नहीं कह सकता है कि आप 2 बार राष्ट्रपति बन गए तो अब तीसरा बार नहीं बनिएगा, चाहे 1 बार बन गए तो दोबारा नहीं बनिएगा, ऐसा हमारे यहाँ नियम नहीं है। ऐसा नियम अमेरिका में, हमारे यहाँ नहीं। क्लियर है? तो आर्टिकल 57 का बस इतना ही मतलब है कि राष्ट्रपति का दोबारा, तिबारा, 4 जितना बार चाहे आप चुनाव लड़े और अगर जीत गए तो आप राष्ट्रपति बने। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए आर्टिकल 58, राष्ट्रपति पद की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पोस्ट। राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता कौन कौन सी योग्यता होगी तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो पहले लिखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब भारत का राष्ट्रपति वही बनेगा जो भारत का नागरिक होगा। लेकिन एक बात यहां पे समझिए कि देखिए, हम लोग यहाँ जब नागरिकता आपको पढ़ाए थे तो नागरिकता में 5 चीज पढ़ाए थे कि 5 तरह से लोग नागरिक बन सकता है भारत का: जन्म से, वंश से, प्रकृति से, है ना, या पंजीकरण से और क्षेत्र समाविष्टि से। 5 तरीका है, इससे कोई भी भारत का नागरिक बन सकता है। तो नागरिकता में नहीं थे आप पढ़े क्लास में, तो क्लास वार देखिएगा खोल के, ठीक है, देख लीजिएगा स्टूडेंट वाला, वहां पता चलेगा कैसे। तो ये 5 जो है उसके हिसाब से किसी को भारत का राष्ट्र मतलब नागरिकता मिलता है। तो कोई आदमी राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, एक नियम है कि जो जन्म से अमेरिका का होगा वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। हमारे यहां ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारे ऐसा कोई नियम नहीं है कि जन्म हमारा अगर भारत में तभी हम भारत का, ऐसा नहीं है। कोई बाहर का भी आदमी है और भारत का नागरिकता ले लिया है और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, और अगर जीत गया तो राष्ट्रपति भी बनेगा। अमेरिका में केवल अमेरिका के नागरिक होने से वहां के राष्ट्रपति आप नहीं बन सकते हैं, वहां जन्म होना चाहिए, यानी कि जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए तब। तो एक चीज तो यहां पे हो गया, बहुत दुखद बात हो गई कि आप लोगों का एक करियर विकल्प तो खत्म हो गया जी। अगर आप में से कोई सोचा होगा जीवन में कभी कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, तो इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा, है ना। क्योंकि जिसका जन्म अमेरिका में हुआ होगा, आप कमा के बढ़िया करके आप अमेरिका में जाके नागरिकता ले सकते हैं,
नागरिक बन जाएगा वहां का, लेकिन जन्म दोबारा कहां से कराइएगा भाई, जन्म तो नहीं ना होगा। हाँ तो बच्चा का तो हो जाएगा, बच्चा का तो हो ही जाएगा, क्योंकि बच्चा का जन्म ना हुआ है, जिसका जन्म वहां हो गया उसका हो जाएगा, दूसरा का नहीं। तो आयु करियर विकल्प तो खत्म आप लोग का, समझिए। जब तक वहां जन्म नहीं होगा तो मामला नहीं बनेगा। हाँ अब यह है कि अपन सपना नहीं पूरा हुआ तो अपना बाल बच्चा के सपना पूरा कराएंगे। वहां जाइए, शादी उदी कीजिए, इंटेंशनली जाइए, बदला के भाव से कि हम देखो हम तो नहीं बने, हमारा बच्चा बनेगा अमेरिका के राष्ट्रपति। तो वहां जाइए, वहां शादी कीजिए, शादी करिए, वहां बच्चा जन्म लेगा तो उसका जन्म हो जाएगा अमेरिका में। अब वो जब बड़ा होगा तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाएगा, क्योंकि उसका जन्म अमेरिका में है। हाँ भारत में कर ले, जाए वहां पर, कोई नहीं, जाके दोनों कपल्स हैं, सिटीजनशिप हो गया वहां उनका, और वहां बच्चा हो गया तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म इंपॉर्टेंट है कि जन्म उसकी धरती पर होना चाहिए, है ना। तो जो जन्म से अमेरिका का नागरिक होगा वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। हमारे यहां ऐसा नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक होता, भारत का ऐसा नहीं है, बस नागरिक होना चाहिए। तो नागरिकता प्राप्त करने के अलग अलग साधन है, किसी से भी होगा तो हो जाएगा। तो इसलिए पहला चीज है इसमें, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है 35 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो। दूसरा जो चीज है वो क्या है, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका, मतलब 35 वर्ष का हो जाएगा तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। ठीक है, उसके पास योग्यता हो कि वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, तो लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य, ध्यान रखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा हो चुका हो और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। इसके अलावा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रपोजर्स, 50 सेकेंडर्स। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, अभी 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। काहे होना चाहिए भाई, इसलिए होना चाहिए ताकि वोट कटवा लोग चुनाव में न लड़े। देखते ना गांव में चुनाव में वोट कटवा सब लड़ जाता है, उसको मालूम है कि वो चुनाव नहीं जीतेगा, तब वो लड़ता है काहे कि दूसरा का हिस्सा वाला वोटवा हम ले लेंगे तो दूसरा आदमी हार जाएगा, उसी को कहते हैं वोट कटवा। वो नहीं जीतेगा खुद हो, लेकिन दूसरों को नहीं जीतने देगा, ऐसा सब के तीसरा को जीत के निकल जाएगा, है ना। तो पहले राष्ट्रपति, अब तो देखते हैं ना राष्ट्रपति चुनाव में 2 ही आदमी चुनाव लड़ता है, इतना कड़ा नियम हो गया इसलिए। तो पहले अगर देखिए तो राष्ट्रपति के चुनाव में भी 20-20 आदमी, 25-25 आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाता था। उसको पता था कि हम हारेंगे, फिर भी लड़ जाता था। काहे, प्रस्ताव को अनुमोदक का संख्या बहुत कम था, 10-10 गो था। इसको सीधे बढ़ा कर दिया 50-50। आई 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कौन, इलेक्ट्रल कॉलेज के लोग होने चाहिए। मतलब कि चुनाव लड़ने से पहले ही 50 गो सांसद विधायक, अब 50 गो सांसद यानी कि अलग अलग, यानी कि टोटल 100 गो का समर्थन पहले जिस आदमी के पास होगा वही आदमी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएगा। अब सोचिए तो 100 गो 150 सांसद विधायक का समर्थन अगर मिला किसी के पास है तो किसी राज्य में सरकार गिरा सकता है या बना सकता है। इतना पावरफुल आदमी को तब ना होगा जिसके पास।
तो जिसके पास सही में वोट प्राप्त करने की काबिलियत होगी वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकेगा प्रेजेंट सिनेरियो में। इसलिए आप देखते हैं दो ही कैंडिडेट होता है, वो सत्ता पक्ष अपना उतारता है, वो विपक्ष अपना उतारता है ना। बाकी लोग अब दूर हो जाते हैं रास्ता से, क्योंकि इतना जुट में नहीं करेगा 50 गो प्रस्तावक का 50 गो अनुमोदक। अगर ये 50 प्रस्तावक करने की 50 अलग आदमी, अब 50 अनुमोदक करने की 50 अलग आदमी, तो ये खाली आदमी नहीं, अगर खाली आदमी सबका बात रहे तो आराम से मिल जाएगा, मरुआ से 3 फुट आदमी मिलेगा जी, मिलेगा कि नहीं। खाली आदमी का बात हो, सब आदमी सब अपना अपना ससुराल के आदमी सबके लेके चल जाएगा नहीं दिल्ली, चलो भाई प्रस्तावक अनुमोदक बनना है, वो सब चल जाएगा कि भाई चलो अब जीजा जी बनेंगे राष्ट्रपति, तो 350 कमरा राष्ट्रपति भवन में, दिल्ली जाएंगे तो रहने का दुख नहीं होगा, अनुमोदक प्रस्तावक बन जाएगा। सरकार इस बात को बखूबी समझती थी। सरकार बोली नहीं, 50 गो प्रस्तावक और अनुमोदक वही होगा जिसमें राष्ट्रपति को वोट देने की योग्यता, यानी कि या तो विधायक होना चाहिए या तो सांसद होना चाहिए। तो ये जुटाना तो मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए, है ना। तो राष्ट्रपति का चुनाव वही लड़ सकता है जिसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। और ध्यान रहे कि ये दोनों अलग अलग लोग होगा, यानी 50 गो जो प्रस्तावक बन गया वो अनुमोदक नहीं बनेगा, अनुमोदक 50 गो अलग आदमी बनेगा जो सांसद या विधायक होगा। ये 50 आदमी जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने नाम को प्रपोज करेगा, ई 50 को जाकर के उस पर मुहर लगा देगा कि हाँ ये अच्छा आदमी है, हम जो चाहते हैं कि यही जो है सो बने राष्ट्रपति। क्लियर है? कहीं का भाई, हाँ लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य नहीं रहना है, योग्य रहना चाहिए। जैसे कि आप ये जो एग्जाम दीजिएगा उसमें आपको है ना कि स्टेट पास होना चाहिए, तो वैसे ही है कि बस लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य आप हो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन योग्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता ही आपके पास ना हो, तो जिसके पास लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता नहीं होगा वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, आई 50 गो प्रस्तावक अनुमोदक 50 वो अलग होगा, ये वही लोग होंगे जो राष्ट्रपति को वोट देने की योग्यता रखते हैं, यानी कि निर्वाचक मंडल के लोग, जो आर्टिकल 54 में आपको बताए थे। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके अलावे 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमा करना होगा। अनुमोदक मतलब कि साइन करेगा और कहेगा कि भाई 50 आदमी जाके प्रपोज कर दिया, बोला कि हाँ ये आदमी है इलेक्शन कमीशन से, ये आदमी राष्ट्रपति बनने के योग्य है। अब फिर 50 में जाएगा, उस पर अपना साइन कर देगा, बोला कि हाँ हम इसका अनुमोदन करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। होता है ना, अब इससे कि आप लोग इसमें हैं, इसमें से हम चाहें कि भाई किसी को एक मॉनिटर बना दे क्लास का, है ना, कि जो क्लास का सारा विधि व्यवस्था देखेगा, तो हो सकता है आप में से 2 आदमी प्रपोज कर दे कि सर इसको बना दीजिए, ये ज्यादा अच्छा है, ये टाइम पर आता है, पहले आता है। तो मैं ये प्रपोज खाली ना, इसका कितना आदमी समर्थन करता है, तो फिर 10 आदमी खड़ा होकर कहेगा सर हम लोग समर्थन करते हैं। तो जो पहले नाम लाया वो प्रपोजर, आज जो सपोर्ट कर दिया वो सेकेंडर्स। बताइए समझ में? तो जो नाम टेबल करते हैं उसको प्रस्तावक कहते हैं, जो उस नाम का समर्थन करते हैं उसको अनुमोदक कहते हैं। क्लियर है? चलिए, और 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में जमा हो जाएगा, है ना। 15,000 रुपया आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में जमा करना है। ठीक है, 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। ठीक है, तो ये सब होना चाहिए राष्ट्रपति के पास, तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जमानत राशि 15,000 जमा होता है। हर चुनाव का कुछ ना कुछ जमानत राशि रहता है जी। इसका नियम क्या है? इसका भी नियम है कि वोट कटवा आदमी सबको दंड देना। मालूम है कि चुनाव हम हार जाएंगे तब वो जाके चुनाव लड़ रहा है। तो जैसे कि क्या है कि इसमें नियम है कि टोटल पड़े वोट का, टोटल जितना वोट होगा उस वोट का यदि 1/6 छठा हिस्सा भी यदि किसी को नहीं मिलता है, भले ही वो चुनाव हारा हुआ है, लेकिन अगर उसको छठा हिस्सा भी वोट नहीं मिला, इसका मतलब कि वोट कटवा था। उसको मालूम था कि हमारा हालत एकदम खराब है, तब वो चुनाव लड़ने गया जानबूझ करके। तो अगर 1/6 वोट अगर नहीं मिला किसी को, तो उसका ही जमानत राशि जब्त हो जाएगा, उसका पैसा वापस नहीं होगा। बाकी अगर कोई चुनाव हार भी जाता है तो उसका पैसा वापस हो जाता है, जमानत राशि उसका जब्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको वोट मिला है, भले वो जीता नहीं है लेकिन वोट तो उसको मिलवे किया है।
ठीक है, लेकिन जिसको 1/6 भी नहीं मिला, यानी कि टोटल जितना वोट गिरा उसका छठा हिस्सा भी अगर नहीं मिला, तो इसका मतलब कि आदमी वोट कटवा था, किसी के चढ़ाने पर जाके चुनाव लड़ लिया, इसलिए इसका पैसा जब्त कर लो, तो उसका जमानत राशि जब्त हो जाएगा। बताइए समझ में कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए योग्यता, यहां में कोई दिक्कत समझ में आया पूरा बात? अब आइए आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 क्या कहता है जी? तो 59 कहता है राष्ट्रपति के पद की शर्तें। पद की शर्तें, तो शर्त क्या है? कंडीशन, कुछ कंडीशन भी लगा हुआ है। तो कंडीशन क्या है राष्ट्रपति पद का? तो लिखेंगे कंडीशन, राष्ट्रपति पद की शर्तें। तो पहला शर्त है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। He should not take any post of profit, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए का क्या मतलब है? कि अगर कोई आदमी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसको किसी प्रकार का कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। यहां पर लाभ का पद का मतलब है सरकारी नौकरी या सरकार, ठीक है। कोई भी यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट के अधीन अगर आप कोई क्लर्क के भी पद पर काम कर रहे हैं या आईएएस अधिकारी हैं, छोटा पद या बड़ा पद अगर सरकार के अधीन है तो उसको कहते हैं लाभ का पद, ठीक है। अब आपका नौकरी हो जाएगा, सरकारी टीचर बन जाएंगे आप, तो लाभ का पद हो जाएगा आपका। हाँ, त्याग पद दे के लड़िए, रिजाइन कर दीजिए, रिजाइन करके लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिजाइन करके आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन क्या कोई ड्यू जूज नहीं, रिजाइन कर दे कुछ का ड्यू जब भाई रिजाइन करिए, बाकी कौन करते नहीं करते उसका अपना नहीं है। रिजाइन मतलब क्या, आप नौकरी छोड़ दिए, अब कुछ ही रिजाइन मतलब हमने नौकरी त्याग दिया, अब हम इस पद पे नहीं है और ना ही भविष्य में उस पद पर जाएंगे। हाँ, वो बात नहीं होगा, वो सुविधा नहीं है कि ना कि लेटर दे दिए कि हम जा रहे छुट्टी पर, आके चुनाव लड़ लिए, आज जीत गए तब आकर दीजिएगा। सरकार आपसे ज्यादा चला कर, सरकार कहती है पहले रिजाइनिंग लेटर देखेंगे। सरकार अपना रिजाइनिंग नहीं देखती है जी, सरकार अपना, जैसे कि राज्यपाल के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। राज्यपाल के पद पर रहते हुए आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो सब लाभ का पद नहीं है। लेकिन अगर क्लर्क है, आप छोटा मोटा 15-20 हजार का नौकरी है, उस पर रह के आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उसको आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आपसे यह भी पूछा सकता है कि लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? तो लाभ के पद का निर्धारण संसद करती है। संसद तय करती है कि कौन सा पद लाभ का है और कौन सा पद लाभ का नहीं है। तो संसद सरकारी नौकरी को लाभ का पद मानती है, अपना वाला पदवा को नहीं है। नेताजी लोग के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है ना। आप विधायक रहते हुए एमपी का चुनाव लड़ लीजिए, जीत गए तो एमपी बन जाइए, हार गए तो विधायक तो ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों किसे रहेगा। जीत गए तो किसी पद से आपको त्याग पद देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई सरकारी नौकरी में है तो आपको पहले नौकरी छोड़ना पड़ेगा, तब जाके चुनाव लड़िएगा, ऐसा है। हाँ, हार गए तो बस मामला खत्म है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां ध्यान रखेंगे, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, पागल नहीं होना चाहिए, he should not be mad।
पागल नहीं होना चाहिए। अब पागल आदमी राष्ट्रपति बन जाएगा तो मैं राष्ट्रपति भवन को तहस नहस करके छोड़ देगा जी, इसलिए पागल नहीं होना चाहिए। अब देखिए, तो पागल नहीं होना चाहिए, तो पागल कैसे प्रूव होगा कि कोई पागल है कि नहीं है? तो ये प्रूव कैसे होगा? हाँ, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट, बिल्कुल। पागल है कि नहीं, ऐसे तो मान लीजिए कि आम बोलचाल में तो सब लोग सबको पागल बोलता है जी, है बोलते हैं कि नहीं? आगे अन्य प्रसंग में, अन्य प्रसंग समझते हैं ना, अन्य कोई मैटर चल रहा है किसी का कहीं पर, तो उसमें पागल शब्द बड़ा प्रेम से लिया जाता है। अगर कोई किसी को कह देगा तुम तो पगले हो, तो और खुश हो, अरे हमरा पागल बोल लू आज, है ना, वो खुश हो जाएगा, आनंद हो जाएगा कि भाई हमारा तो आज भाई पागल, फूले नहीं समाएगा दिन भर, है कि नहीं, कि भाई हमको पागल बोल दिया, है ना, चाहे बोल दिया ना। तो अब ऐसे में अगर देखिएगा तो सब पागले हैं, तो ऐसे में तो सबका क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार कहती कि नहीं, पागल हम उसको मानेंगे जिसके पास मेडिकल ही होगा, डॉक्टर लिख दिया होगा कि कहीं पागल है, किसी कहने से नहीं। कितना पागल सब बहुत तेज होता है, वो देखे वो लगेगा नहीं कि वो पागल है जी। एगो हमारे यहाँ पागल हुआ तो उसको दिखाने के लिए 3 आदमी लेके आया था इसी पटना में, है ना, तो लेके आया तो ना होता कि अटेंडेंट लोग अपन इधर बात कर रहा था आपस में, डॉक्टर कभी बैठा नहीं था, तो डॉक्टर बैठ गया, तो जो पगलवा था इसको दिखाने सब लाया था, वो पहले ही घुस गया डॉक्टर के चेम्बर में, जाके डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब 3 गो पागल लाए थे, देख दीजिए। पगलवा जाके बोल दिया डॉक्टर को कि 3 गो पागल लाए हैं डॉक्टर साहब, एकदम बढ़िया से बोला, डॉक्टर साहब 3 गो पागल लाए हैं, बाहर है खड़ा, थोड़ा देख दीजिए, पता। तो अब जब डॉक्टर बैठ गया तब ये लोग गए डॉक्टर के यहाँ, बोला सर थोड़ा इसका दिमाग, बोला अब डॉक्टर कंफ्यूज है कि पागल कौन है भाई, पागल ही है कि तीनों पागल है। लेकिन 5-7 मिनट के ऑब्जर्वेशन से डॉक्टर को पता चल गया कि पागल कौन है ना, क्योंकि वो तो अपना एक्टिविटी दिखाई देगा, मेंटली वो अपना दिखा देगा, तब फिर उसका इलाज शुरू हुआ, अब इलाज हुआ, है ना। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अब पागल नहीं होना चाहिए। अब तीसरा एक और चीज है कि दिवालिया नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए, हम लिख देते हैं दिवालिया, नहीं तो कितना इसको लिख लेता है दीवानिया नहीं होना चाहिए। अब ले दीवानिया का अलग मैटर सब समझता है कि ले राष्ट्रपति का कोनो मैटर नहीं होना चाहिए इन्होंने, है ना, तो मैटर का बात दिवालिया है, बैंकरप्सी इंग्लिश में बोलते हैं बैंकरप्ट, तो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी बैंकरप्ट। तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए का मतलब होता है कि कर्जाखोर नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए एकदम शुद्ध ग्रामीण भाषा, कर्जाखोर समझते हैं ना। हाँ, कई ओकरा से दे लिया 5 रुपया, कई ओकरा से ले लिया, ओकरा कह दिया कि तोरा 3 दिन बाद दे देंगे, ओकरा कह दिया तोरा 10 दिन बाद दे देंगे। अब मालूम चला किसी का पैसा नहीं दिया, आ सबका पैसा खा के भाग गया, उसको कहते हैं कर्जाखोर, उसको कहते हैं बैंकरप्ट। जैसे विजय माल्या क्या है, बैंकरप्ट है, पूरा इंडिया का पैसा लेके भाग गया, है ना। तो जो नीरव मोदी, बिल्कुल। तो ये सारे जो हैं, जो सरकार से पैसा लिए, बैंक का पैसा लिया, अब पैसा लेके पैसा चुकाया नहीं, भाग गया, उसको कहते हैं दिवालिया, उसको कहते हैं बैंकरप्ट, है ना। दिवालिया का मतलब गरीब नहीं है, गरीब से कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, गरीब आदमी बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिवालिया नहीं बनना चाहिए। दिवालिया आदमी क्या होगा, वो चोर है, तो चुट्टा को बना देंगे जी, अब विजय माल्या को बना देंगे राष्ट्रपति, नीरव मोदी को राष्ट्रपति बना देंगे, पगला सब देश के बेच देगा, है ना। हम लोग सुतले रहेंगे, मालूम चला कि गए अमेरिका के यहाँ, है कि नहीं, तो वो सब है। तो इसलिए चोरवा सबको नहीं। तो दिवालिया का मतलब हुआ कि जो पैसा ले लिया और पैसा चुका नहीं रहा है, उसको कहते हैं दिवालिया, उसको कहते हैं बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट आदमी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है, इसको कहते हैं शर्त। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, उसपे जो बाहरी कर्जे जिसका बाकी है राशि वो दबाव बना है, तो उस तरह से बहुत लोग क्या करता है कि बैंक में जाके मतलब अपने आप को दिवालिया घोषित करता है। इस तरह का कोई प्रावधान है ना सर, कि मतलब ऐसे मतलब कुछ राशि की माफ हो जाए, ऐसा? ऐसा सरकार करती है। अगर आपने कोई लोन ले लिया है, बड़ा सा लोन लिया हुआ है, और लोन अब कुछ इंसिडेंट हो गया आपके साथ,
आप चुका पाने की स्थिति में नहीं, आपकी कुर्की का आदेश आ गया कि भाई आपका संपत्ति बेच के लेंगे, तो आप जाके कोर्ट के माध्यम से प्रूव करवाएंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ, आग लग गया घर में, है ना, सारा संपत्ति जल गया, खत्म हो गया, अभी हम देने पाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन में आपको सरकार कम कर देगी, माफ कर देगी। कोई ये नहीं है लेकिन कि आप ले लिए और आप जाके माफ करवा ले, ऐसे नहीं है। कोई ऐसा सिचुएशन बनना चाहिए लॉजिकल। जैसे कि कोरोना आया था तो बहुत सारे लोग लोन लेके घर बनाया था, लोन लेके गाड़ी खरीद लिया था, है ना, कोरोना में कंपनी बंद हो गया तो उसको पेमेंट नहीं मिला, तो कैसे, तो हाँ, तो उसको रूल्स को फ्लेक्सिबल किया ना, रूल अपना फ्लेक्सिबल किया, नियम को आसान बनाया कि आप पर प्रेशर नहीं बने, आप पर दबाव नहीं बने। अगर वैसे ही दबाव रहता कि नहीं आप दीजिए, तो बहुत से लोगों ने तो सुसाइड कर लिया। दिक्कत क्या है जी, लोग का जिसे नौकरी लगता है ना, आजकल तो कंपनी वाला सब तो चाहता है कि आप लोन ले लीजिए। आजकल तो मैक्सिमम आदमी कर्जाखोर है जी। आप लोग का अकाउंट चेक कीजिएगा तो मैक्सिमम आदमी कर्जाखोर आपको दिखेगा। कहीं कोई किसी का ईएमआई भर रहा है, कोई किसी का ईएमआई भर रहा है, कोई किसी का एक साथ 5 गो ईएमआई चल रहा है ना। मालूम चला कि सैलरी का 2000 रुपया बच रहा है, बाकी सब ईएमआई में कट रहा है। ऐसे में अगर कोई आपदा आ गई, ऐसे में कोरोना जैसा लॉकडाउन आ गया, तो फिर क्या होगा परिवार का स्थिति। ये तो अपनी समझ है कि भाई तैते पाव पसाड़िए जैते लंबे शोर, है ना। एगो ईएमआई खत्म हो जाता, दूसरा ईएमआई लीजिए। इन्हीं की संपत्ति इकट्ठा करने के चक्कर में सब चीज ईएमआई पे ले लिए, कर्जाखोर बने हुए हैं। समय कब खराब हो जाए कोई जानता है जी? नहीं जानता है। बहुत से लोगों को बहुत दिक्कत हुआ जी, है ना। लेकिन दिक्कत वैसे ही लोगों को हुआ जिन्होंने सेविंग नहीं किया ठीक से, पैसे के महत्व को नहीं समझा। अगर आज जिन लोगों ने सेविंग किया, अब मान लिया आप 50 साल से कमा रहे हैं, चाहे आप 10 साल से कमा रहे हैं, आप 15 साल से कमा रहे हैं, आप 3 साल का लॉकडाउन नहीं झेले, तो आप क्या कमा रहे हैं जी? आप क्या कमा रहे थे, क्या कर रहे थे आप फिर? नो डाउट कि इससे समस्या हुई, बहुत समस्या हुई लोगों को, लेकिन आपने कमाया तो आपको सेव करना चाहिए था। आपको विपत्ति काल के लिए, आपातकाल के लिए पैसा सेव रखना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन बनेगा ये कोई नहीं जानता है। तो आप कमा रहे हैं खूब, 50,000 का सैलरी हो है, आप मालूम चला कि 5 लाख का लोनो है, तो पहले लोन सधाइएगा तब ना सैलरी अकाउंट में आएगा। इसी चक्कर में लोग फंस गए थे, इसी चक्कर में लोग सुसाइड किए। जिनका एकदम समायोजित था, एगो ईएमआई सध जाएगा, फिर दूसरा सामान लेंगे, फिर उसका ईएमआई सधाई लेंगे, फिर दूसरा लेंगे। ये क्या किया, एक ही साथ 50 को सामान ले लिया, अब 50 का सधा रहे, मालूम चला कि माइनस में अकाउंट चल रहा है। ऐसे ही लोगों को प्रेशर बन जाता है और ऐसे ही लोग गलत रास्ते को चुन लेते हैं। इसलिए समझदारी से लाइफ को नहीं चलाएंगे तो हर जगह दिक्कत और समस्या तो आएगी ही आएगी। तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीज होगा तो आप राष्ट्रपति के पद पर चुनाव नहीं लड़ सकते। क्लियर है? आर्टिकल 60, राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, शपथ, ओथ, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो लिखेंगे कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है जी? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो देश के सबसे बड़े जज हैं, अभी चंद्रचूड़ साहब हैं, डीवाई चंद्रचूड़। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। लेकिन यदि ये नहीं होंगे तो कौन दिलाएगा? ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाना हो, सीजेआई साहब छुट्टी पे चल रहे हो, चल गए हो विदेश घूमने के लिए कहीं पर, चाहे तबीयतें खराब हो उनका, उपस्थित नहीं हो पाए, तब कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट जज, यानी कि उनके बाद जो होगा सीनियर आदमी,
जिसका नंबर होगा सीजेई बनने का वो दिलवाएगा। ठीक है, तो यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होंगे उस दिन, तो कोई अन्य सीनियर मोस्ट जज जो होगा सर्वोच्च न्यायालय का, अन्य मुख्य न्यायाधीश मतलब अन्य न्यायाधीश जो वरिष्ठ होगा, सबसे ज्यादा सीनियर होगा, वो दिलवाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे, और यदि ये नहीं होंगे तो कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश दिलवाएगा सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर है? कोई दिक्कत? आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग, इंपीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का महाभियोग, इंपीचमेंट। तो ये महाभियोग क्या होता है जी? तो देखिए, ये राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एक प्रक्रिया का नाम है। एक प्रक्रिया है जिसके तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से कब हटाएंगे? तो जब वो संविधान का उल्लंघन कर देगा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। बस एक ही कारण है। महाभियोग क्या है? तो लिख लीजिएंगे, राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया। ये क्या है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया कब चलेगी? जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा। कारण क्या होगा? संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का उल्लंघन, राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ कोई काम कर दिया तो उसके लिए राष्ट्रपति को उसको हटाने के लिए यह प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, यह प्रक्रिया कौन चलाएगा? संसद। यह प्रक्रिया कहां से चलेगी? संसद से चलेगी। ओके, चलिए ध्यान रखेंगे इसको। इसकी प्रक्रिया क्या होती है वो प्रक्रिया के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक कोई ऐसा बात जो नहीं समझ में आया हो? सब समझ में आया ना? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे बात करते हैं।